जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका चैप्टर 3 है। ये आपका चैप्टर नंबर क्या है? 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण हो तो उनमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इनको हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण निकाय भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह एक रैखिक समीकरण है दो चर में। एक और हम दो चर में रैखिक समीकरण ले लेते हैं, ये। तो दो चर में रैखिक समीकरण एक ये है, दो चर में रैखिक समीकरण एक ये है। तो दो चर में दो रैखिक समीकरण है, तो इनमें पूरा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म माने होता है जोड़ा, या इन्हें हम कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जब रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा मिलती है। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है, इनका ग्राफ खींचेंगे तो हमको दो रेखाएं मिलेंगी, दो रेखाएं मिलेंगी। अब दो रेखाएं मिलेंगी तो दो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, समपाती भी हो सकती हैं। दो रेखाएं समपाती भी हो सकती हैं, और दो रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको दो रेखाएं मिलेंगी, और दो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, समपाती भी हो सकती हैं, और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित भी कर सकती हैं। यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो वह कोई हल नहीं है, इसको निरूपित करती हैं। उन दोनों समीकरण निकाय का दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, इस बात को निरूपित करती हैं कि उनका ग्राफ खींचने पर दो समांतर रेखाएं मिलती हैं। यदि दोनों का ग्राफ खींचने पर समपाती रेखाएं मिलती हैं तो इस बात को बताती हैं कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो अनंत हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस बात को निरूपित करती हैं, अनेक हल है। जब उन दोनों का ग्राफ एक प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं तो इस बात को बताते हैं कि उस रैखिक समीकरण युग्म का या निकाय का अद्वितीय हल है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं और हमारा ग्राफ समांतर रेखा मिलती है तो उन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। यदि समपाती रेखाएं मिलती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटा a2 नहीं बराबर होता है b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 और नहीं बराबर होता है b1 बटा b2 के तो वह अद्वितीय हल को निरूपित करते हैं। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो वह अपरिमित रूप से अनेक हल को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होता है। लेकिन यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। कब? जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2। यदि यह कंडीशन फॉलो होती है तो उस दशा में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पता हो और हमसे पूछे कि कोई हल नहीं है, कि अनेक हल है, कि अद्वितीय हल है, तो
अद्वितीय हल होने की ये कंडीशन होती है, और हमारी जो दोनों रेखाएं मिलती है प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। अपरिमित रूप से अनेक होने की ये कंडीशन है, और हमारी जो दोनों रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं मिलती हैं। और कोई हल नहीं होने की ये कंडीशन होती है, और जो दोनों रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं मिलती है। इस दिशा में कोई हल नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, तो हल करने की विधियां हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि या ज्यामितीय विधि, उसके बाद है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तमाम विधि हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन पढ़ेंगे, और तमाम विधियां आती हैं। आव्यूह विधि भी आती है, क्रेमर रूल भी आता है, क्रेमर नियम। लेकिन ये सिलेबस से हटा हुआ है, ये भी हटा हुआ है, और ये आपको इंटर में पढ़ना है। तो कक्षा 10वीं में इस बार आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों ही विधियों का अध्ययन करना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां होती हैं, लेकिन उसमें से हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं प्रतिस्थापन विधि का। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल करने की प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस विधि को समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये दिया है x प्लस 2y बराबर 19, ये आपका समीकरण एक है। एक दिया है माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1, ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 2 है। और आपसे कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई एक वस्तु है उसको हटाकर उसके स्थान पर आ जाना। तो हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि दो समीकरण दिए हैं, उन दोनों में से कोई एक समीकरण को चुनते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमने समीकरण 1 को चुना, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हमने चुना। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उस समीकरण से आप या तो x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं। आपका मन करेगा तो समीकरण 2 भी चुन सकते हैं, तो आप वहां से x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 को चुने हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। यह प्लस 2y है, उधर लेकर जाएंगे माइनस 2y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहां पर हमने x की वैल्यू निकाला। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे इक्वेशन में लिखेंगे, और x के जगह पर लिखेंगे, x को प्रतिस्थापित करेंगे y से। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया जाए x का मान। तो ये माइनस मैंने रखा, x है, और x का मान यहां पर है 19 माइनस 2y,
और बराबर 1 है तो 1, और ये प्लस 2y है तो ये प्लस 2y भी हम लिखेंगे, और बराबर 1 है तो बराबर 1। अब माइनस का अंदर हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -19, ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये है प्लस 2y, और बराबर 1 है। ये -19 है, उधर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, तो 1 प्लस 19 अर्थात ये हो जाएगा आपका 20। ये 2y और 2y ये आपका हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 20, तो y बराबर हो जाएगा 20 बटा में 4। अब 4 से कटा देंगे, 4 बचे 20, y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 क्या है, x बराबर है 19 माइनस 2, और y का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 गुना के 10, और 19 में से 10 जाएगा आपका 9 बच जाएगा, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 9। तो ये आपका सॉल्व हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं विलोपन विधि का, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरी विधि पर एग्जांपल लूंगा, और दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस विधि को मैं आपको समझाता हूं। तो विलोपन विधि पर एक मैं सवाल लेता हूं, ये सवाल है x अपान 2 प्लस 2y अपान 3 बराबर -1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और एक है x माइनस y अपान 3 बराबर ये 3 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। इसको कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका ये है कि हम या तो x को विलुप्त करते हैं, विलुप्त माने खत्म करना, या तो x को विलुप्त करते हैं या फिर y को विलुप्त करते हैं। अब x और y विलुप्त कब होगा, जब उनके गुणांक बराबर होगा। तो या तो हम x का गुणांक बराबर करेंगे या फिर y का गुणांक बराबर करेंगे। अब यदि आप सोचते हैं कि x का गुणांक बराबर करें, तो यदि गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इसके हर में 1 है, या तो इसे 2 बना दीजिए या इसे 1 बना दीजिए यदि x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं। यदि इसे 2 बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, और इसे x बनाना चाहते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो या आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कर सकते हैं या समीकरण 2 में भाग कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है। आपका मन करेगा तो समीकरण 1 और 2 के y के गुणांक को बराबर करिए। तो यदि y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा। यदि y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा, या फिर इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं x का गुणांक बराबर करना चाहता हूं, तो समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा करना उचित समझूंगा। तो मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा किया जाए तो देखिए क्या आता है। 2 से आप गुणा करिए, दोनों पक्षों में करेंगे, प्लस 2 से गुणा कर रहा है। देखिए मैंने दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया, ये कैंसिल हो गया x, ये 2 2 जा 4 y अपान 3 और ये आ जाएगा -2। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, और ये तो इक्वेशन 1 रहेगा ही, ये इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं कि x का गुणांक बराबर है। अब हम x को आसानी से विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि चिन्ह समान है या विपरीत है। यदि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देते हैं, तब विलुप्त हो जाएगा, और यदि चिन्ह समान है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, घटाने पर
और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया माइनस। यह प्लस है ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, इसको हम भूल जाते हैं। ये प्लस है ये प्लस है तो जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4y/3 और प्लस y/3 और ये बराबर आ जाएगा, ये -2 है ये -3 है, -2 और ये है -3। देखिए ये हर बराबर है तो 4y और y 5y हो जाएगा अपान 3। ये इसको जोड़ेंगे 2 और 3 -5। ये भाग में है इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा -5 × 3 और ये 5 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -3। हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या फिर 3 में रख दीजिए। तो मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर x/2 है, x/2 है प्लस 2 और y का मान हम रखेंगे -3 और बटा में 3 और बराबर क्या है -1 है। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये होगा x/2, ये -2 होगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -1 + 2। तो 2 में से 1 घटाएंगे ये आ जाएगा +1। यह दो भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को हल किया। किस विधि से हल किया, तो ये जो विधि है यह विलोपन विधि है। और विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों के या तो x या y के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं। तो मैं अब अगला सवाल लेता हूं इस चैप्टर से संबंधित, जो भी आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं अब अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करिए। देखिए दो इक्वेशन दिया है आपका। इक्वेशन क्या क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है आपका 2x + 3y बराबर 11, ये इक्वेशन आपका एक दिया है। और दिया है 2x - 4y बराबर -24, ये इक्वेशन आपका 2 दिया है। कह रहा है कि इसे हल करना है और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है उसको हल कर और उसके बाद यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है। यहां से x और y का मान निकालेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको विलोपन विधि से हल करना आसान है क्योंकि x का गुणांक बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो हम घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, माइनस समीकरण 2 घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये खत्म हो जाएगा। ये 3y + 4y ये 7y हो जाएगा और बराबर ये जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। ये 7 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा तो 7 × 5 = 35। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए y का मान समीकरण 1 में तो 2x + 3 y का मान 5 बराबर 11। 5 3 ये 15 हो जाएगा, 15 तो +15 है उधर जाएगा -15, 11 में से 15 जाएगा -4, ये 2 गुणा में है तो 2 दूना के 4 तो x की वैल्यू आ गई -2।
तो हमने x और y का मान निकाल लिया। अब यह मान हम क्या करते हैं कि 3 में रख देते हैं। x और y का मान 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं y का मान रखने पर, तो रखा जाए x और y का मान 3 में, तो y का मान है 5 और m का मान निकालना है, x का मान है -2 और +3 है तो 3, यह +3 है, इधर आ जाएगा -3 बराबर ये हो जाएगा -2m, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा और ये -2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो इसमें भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा -1, तो m का मान आ जाएगा -1। तो यह सवाल भी आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं सवाल एक बार लिख लेता हूं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये लिख रहा है, दे रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमसे दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y बराबर 26। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पुनः कह रहा है, पुनः कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जैसे ये बड़ी संख्या है, x है, ये y है, तो यह संख्या इसका 3 गुनी है। x जो है वह y का है 3 गुना है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए x का मान, तो 3y - y बराबर 26, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, तो ये कैंसिल करेंगे, y बराबर आ जाएगा 13। y का मान आ गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 तिया 39। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 39। अतः संख्याएं क्या हैं, 13 और
39 है। हमारी संख्या क्या क्या है? एक है 13 और एक है 39। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल मैं लिखता हूं, 2 अंकों से बनी एक संख्या, लिखा है क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, बने एक संख्या, बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को, एवं उसके अंकों को, अंकों को पलटने पर बनी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। संख्या का योग 66 है। यदि अंकों में, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, आगे लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर कह रहा है कि 2 हो तो संख्या ज्ञात करना है हमें। संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो हमारी 2 अंकों की संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक अंक इकाई का होगा और एक अंक दहाई का होगा। माना इकाई का अंक, x है और दहाई का अंक y है, और मान लेते हैं x बड़ा है y से। इकाई वाला अंक बड़ा और दहाई वाला अंक को क्या मान लेते हैं? छोटा मान लेते हैं। तो हमसे कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अर्थात अंकों का अंतर दिया है, अंकों का अंतर दिया है, अंतर दिया है कितना है? 2 है, अर्थात x माइनस y बराबर का दिया है 2। समीकरण नंबर 1 कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी? अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या निकालना है तो दहाई में 10 से गुणा कर देंगे और इकाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अंकों को पलटने से बनी संख्या यदि हमें निकालना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, बनी संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो अंकों को पलट देना है तो इकाई का अंक है दहाई का, तो दहाई में 10 से गुणा और इकाई को जोड़ दिया। कह रहा है कि अंकों का योग प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंकों से बनी संख्या और अंकों से पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब यह संख्या अंकों से बनी है और अंकों को पलटने से बनी यह संख्या है, इसका योग 66 है। तो 10x और x 11x प्लस 10y और y 11y बराबर 66। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा? 66। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और 11 छक्का 66।
और समीकरण नंबर एक है समीकरण नंबर 1। अब विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। x बराबर 6 2 8 2 चौके 8, तो x का मान आ गया 4। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखा जाए x का मान यहाँ पर, तो x के जगह पर हम 4 रखेंगे। 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर ये +4 है, इधर जाएगा -4, 6 - 4 बराबर 2, y बराबर 2। तो हमसे संख्या पूछा है, मूल संख्या क्या है, तो हमारी मूल संख्या ये है 10y + x, 10y + x। तो 10y का मान हम देखते हैं क्या है, y का मान 2 है और प्लस x का मान, तो x का मान है हमारा 4। तो 10 दूना के 20 और 4 24। तो हमारी मूल संख्या जो है वह क्या है, 24 है। तो मैं यहाँ पे 2 सवाल सिलेक्ट किया हूं। तो पहले सवाल ये मैं बताता हूं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सवाल जब आपने समझ लिया, सवाल जो कह रहा है उसकी बात को आपने समझ लिया, तो मान के चलिए सवाल वो हल हो जाएगा। तो यदि यह सवाल आप समझ जाते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है, तो सवाल आप बेहद आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कर रही है, तो मान लेते हैं वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो आप इसके अंश में से यदि 1 घटाते हैं तो यह भिन्न 1/3 हो जाती है। अब यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3x - 3 = y को लेकर आ जाइए इधर। 3x - y = ये -3 है, इधर जाएगा +3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड और क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कह रहा है कि इस भिन्न के हर में 8 जोड़ दे रहे हैं, तो यह भिन्न 1/4 हो जा रही है। फिर गुणा करिए, 4x = y + 8। ये प्लस y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेता हूं। तो हमारा पहला इक्वेशन है 3x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये है 4x - y = 8। ये अब इसमें हम प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि, दोनों से किसी एक से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, तो घटाएंगे हम लोग। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 4x में से 3 जाएगा x और बड़ा का चिन्ह माइनस, ये -8 में से 3 जाएगा 5 और बड़े वाले का चिन्ह माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 3x का मान है 5 - y बराबर 3। 5 से 15 हो जाएगा, ये +15 है, उधर जाएगा तो -15। तो y बराबर 3 में से 15 जाएगा -12, ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 12। तो हमसे पूछा है कि वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न क्या होगी,
अतः वह भिन्न होगी हमारी, वह भिन्न, हमने x बटा y माना है तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। तो इस तरह से यह सवाल हल हो गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके बाद अगला सवाल बताता हूं। अगला सवाल क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो दोनों संपूरक कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें यह जानना होगा कि संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण कहते किसे हैं। कोटि पूरक कोण को हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं। तो ये हमें जानना होगा कि संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण कहते किसे हैं। संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण कहते किसे हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, उससे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता दूं कि संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण x है, एक कोण y है। यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है तो x जो है y का पूरक कोण कहा जाएगा और y x का पूरक कोण कहा जाएगा। जैसे 30 का पूरक कोण 60 होगा और 60 का पूरक कोण का होगा 30, क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 आ जाएगा। उसके बाद होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो। एक कोण है x, एक है y, दोनों को यदि जोड़ने पर 180 अंश आएगा तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाएंगे। जैसे 30 का समपूरक कोण क्या होगा, 150 होगा और 150 का समपूरक कोण क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि इन्हें जोड़ने पर 180 आ जा रहा है। तो अब हम लोग लगाते हैं सवाल को। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो मान लेते हैं, माना पहला संपूरक कोण x मान लेते हैं और दूसरा संपूरक कोण हम मान लेते हैं y, और मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे, y से। जब ये दोनों संपूरक कोण है तो संपूरक कोण की परिभाषा से, संपूरक कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण मतलब x, प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, यानी कि बड़ा कोण हम लोगों ने माना है x, छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी y से है 18 अधिक है। ये हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए x का मान, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। y 2y हो जाएगा और ये प्लस 18 है, उधर जाएगा तो माइनस 118 हो जाएगा। तो 180 में से हम 18 घटा देंगे। 2y बराबर 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 1 2 से कटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 8 16, 2 1 में 81 अंश हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दिया जाए तो x बराबर 81 प्लस 18, अब ये आ जाएगा x बराबर 99। इसका मतलब यह है
कि पहला जो हमारा कोण है वह 81 अंश है और दूसरा 99 अंश है। अतः संपूरक कोण का है 81 अंश और 99 अंश है। हमारा जो दोनों संपूरक कोण है, एक संपूरक कोण 81 अंश है और एक संपूरक कोण क्या है 99 है। तो आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब मैं दो सवाल पुनः सिलेक्ट किया हूं। एक सवाल है, अरुणा के पास केवल 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्के 50 हैं, 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपया है, तो 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, हमें नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं। माना रुपया 1 के सिक्कों की संख्या यक्स है, सिक्कों की संख्या क्या है एक्स। हमने रुपया 1 के सिक्कों की संख्या यक्स मान लिया और रुपया 2 के सिक्कों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया वाई मान लिया। अब यहां से दिया है कि उसके पास कुल सिक्के 50 हैं, दिया है कुल सिक्के हैं आपके पास 50 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर का हो गया 50। ये हमारा इक्वेशन नंबर का हो गया फर्स्ट हो गया। कह रहा है कि कुल धनराशि 75 रुपया है, दिया है आपको कुल धनराशि दिया है 75। तो 1 रुपया के x सिक्के हैं, तो 1 रुपया के x सिक्के की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू एक्स हो गया। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया का 2 सिक्का होगा तो 2 इंटू 1 रुपया का 3 सिक्का होगा तो उसकी वैल्यू 1 इंटू 3। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वैल्यू ज्ञात करने है तो सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या की वैल्यू ज्ञात करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 75 हो जाएगा ये, या x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आप इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो 1 में से 2 को घटा दीजिए, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जा रहा है और y में से 2y जाएगा तो ये बच जाएगा आपका माइनस y बचेगा। यदि हम x घटा देते हैं, 1 में से 2 को घटाएंगे तो x और x खत्म हो जाएगा हमारा और y में से 2y जाएगा तो क्या हो जाएगा y और बड़े वाले का चिन्ह माइनस। 50 में से 75 घटाएंगे तो माइनस 25, ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 25। जब y की वैल्यू 25 आ गई समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए तो x प्लस 25 बराबर 50, तो प्लस 25 है उधर जाएगा माइनस 25 तो ये हो जाएगा 50 माइनस 25 अर्थात ये हो जाएगा आपका 25। तो x बराबर आपका आ गया 25, अर्थात 1 रुपया के सिक्कों की संख्या अतः रुपया 1 के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 25 और रुपया 2 के सिक्कों की संख्या हो जाएगी भी 25, अर्थात दोनों तरह के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 25 और 25। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो भी मैं सवाल बता रहा हूं आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इन सवालों को रिवाइज कर लें। अब मैं अगला सवाल सिलेक्ट किया हूं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। आपसे इस सवाल में विमाएं पूछा है, तो विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मिला जुला कर हम लोग विमाएं बोलते हैं।
तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो विमाएँ का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो हमें आयत का ना तो लंबाई पता है ना चौड़ाई, तो हम मान लेंगे। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, हम लोगों ने मान लिया चौड़ाई बराबर y। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x इंटू वाई। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार कि इस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कब कम हो जाता है? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। इसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब आप इसका गुणा करके एक समीकरण प्राप्त कर लीजिए। एक्स वाई माइनस में गुणा करिए। एक्स वाई, एक्स का 3 में 3y, 5 का x का 3 में 3x, 5 का y में माइनस 5y और 5 3 15। ये कैंसिल हो जाएगा। ये बच रहा है 3x माइनस 5y माइनस 15, माइनस 9 है उधर जाएगा प्लस 9 बराबर 0 बचेगा। 3x माइनस 5y, 15 में से 9 जाएगा माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है, पुनः कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। पुनः लंबाई को बढ़ाना है आपको 2 इकाई और चौड़ाई को बढ़ाना है, लंबाई को बढ़ाना है 3 इकाई, चौड़ाई को बढ़ाना है 2 इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 67 बढ़ जाता है, यानी एक्स वाई प्लस कितना हो जाता है? 67 हो जाता है। जो पुराना क्षेत्रफल है उसमें 67 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो गुणा करिए, x का y में गुणा एक्स वाई, x का 2 में गुणा 2x, 3 का x में गुणा 3y, 3 का y में गुणा 3y और 3 दूना के 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर, ये प्लस 6 है इधर आएगा माइनस 6, तो 67 माइनस 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 61। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया? 2 मान लिया। और हमारा समीकरण नंबर 1 ये है 3x माइनस 5y और ये माइनस 6 है, उसको इधर लेकर चले जाते हैं तो प्लस 6 लिख लेते हैं हम लोग बराबर प्लस 6। समीकरण नंबर 1 है। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसमें 3 से गुणा करिए, इसमें 2 से, तो इसमें 3 से गुणा करिए। समीकरण 1 में 3 से और 2 में 1, ये 2 है तो समीकरण 2 में 3 से और 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर गुणा करिए इसमें 3 से, तो 3 दूना के 6x, 3 3 के 9y, 3 एकम 3 3 छक्का 18, इसमें 2 से 2 3 6x, 2 5 10y और 2 छक्का 12। इसको आप 3 कह लीजिए और इसको आप 4 कह लीजिए। अब ये बराबर हो गया तो घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह बराबर है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। 9 और 10 चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा। 19y बराबर, ये घटेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7 और ये 1। y बराबर 171 बटा में 19, ये कटेगा 9 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपको आ गई 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए y का मान 3x प्लस y का मान यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 पचे हो जाएगा 5 गुणे 9, 9 पचे ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 3x 6 प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, तो घटाएंगे 45 में से 6 तो ये आ जाएगा 39, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में तो 13 तिया 39, 13 आ जाएगा। आपसे आयत की विमाएं पूछा है, अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपने यक्स माना है तो यक्स का मान हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 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 मतलब y का मान यानी कि 9। तो आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो आयत की लंबाई हो जाएगी 13 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 9। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह सवाल भी आपके परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो भी सवाल मैं बता रहा हूं आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे सवालों को ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप ये जितने भी सवाल हैं उनको एक बार जरूर आप देखकर परीक्षा में जाओ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।